So in this video, I'm going to share with you what is the most effective and the correct way to do journaling for healing your inner child. So healing your inner child through journaling is the most powerful and transformative techniques of all. And in this video, I'm going to share with you why journaling is the most important tool to heal your inner child and what is the right and the most effective way to do it. So let's get started. So first of all, thank you so much for subscribing the channel and liking it because it makes the effort just worth it. And in this video, I'm going to share with you why journaling is the most effective way when you want to heal your inner child. So when it comes to process any kind of pain or suffering or thoughts or emotion, writing is supposed to be the most effective way. Why? जो ये हमारे पेन का जो एक ग्रिप होता है जिसमें हम पेंसिल का पेन को होल्ड करते हैं एंड व्हेन वी राइट इट ऑन अ पेपर वी एक्टिवेट आवर सेंसेस टुगेदर। तो जब भी कोई चीज़ हम अपने सबकॉन्शियस तक बहुत जल्दी पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए राइटिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे होता है बिकॉज ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन आवर ब्रेन एंड आवर हैंड्स। तो आप देखेंगे कि जो भी रेखी होती हैं या जो भी ऐसे एनर्जी प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें हाथों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि हमारे हाथों में इतने सारे पॉइंट्स हैं। आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में अगर आपने थोड़ा स्टडी किया होगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे हाथों में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो जो ये हमारा ग्रिप होता है दिस ग्रिप इज़ अ वेरी पावरफुल वे टू कनेक्ट विथ आवर इनर चाइल्ड एंड हम जर्नलिंग का यूज़ करके किस तरीके से बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल वे में अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसको सीक्वेंस में वन बाय वन एक एक स्टेप करते चले जाएंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बर्डन रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। आपके लाइफ से बहुत सारा बर्डन हटा सकते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक इमोशंस को अपने लाइफ से बाहर कर सकते हैं और आप अपनी ऑथेंटिक इनर चाइल्ड से जब आप कनेक्ट करेंगे then you will find a lot of joy in whatever you do in your life. So journaling, why journaling is important? तो journal का authentic meaning क्या होता है? To note down something or to put something for record. आपको कोई चीज़ record करना है तो आप बोलते हैं कि उसको हम journal करते हैं। So whenever you are trying to access any memories from your childhood, आपको कोई भी memory का access लेना है हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड तो है ही ऑलरेडी, सिर्फ आपको उसका एक्सेस लेना है। तो जर्नलिंग उसका एक टूल है। आप अपने हैंड राइटिंग की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस में से कोई भी मेमोरी पिकअप कर सकते हैं एंड इट रियली बिकम्स ईजी फॉर योर ब्रेन टू कनेक्ट विथ योर मेमोरीज एंड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स व्हेन यू हैव एक्सेस to your inner child. The first step is to find a comfortable position, a comfortable space in your home. जब भी हम ऐसी कोई रिचुअल्स करते हैं जिसमें हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, जब अपने सेल्फ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे लिए एक स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी ऑलवेज शुड हैव अ स्पेस इन आवर होम, अ कॉर्नर इन आवर होम विच इज़ डेडिकेटेड फॉर इधर मेडिटेशन और फॉर डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। तो जब भी आप अपने लिए डेडिकेटेड स्पेस रखते हैं आपने अपना इंटेंशन सेट कर दिया है कि यहाँ पे बैठ के मैं यही काम करता हूँ। जैसे किचन में हम सिर्फ किचन का काम करते हैं या जब हम लिविंग रूम में होते हैं, ड्राइंग रूम में होते हैं, तो हम टीवी देखते हैं। जब भी हम अपने लिए ऐसा एक सैक्रेड स्पेस क्रिएट कर लेते हैं तो हमने ऑलरेडी इंटेंशन सेट कर दिया है कि वहाँ पे हमें क्या करना है। सो द इन्वायरमेंट स्टार्ट टू बिल्ड ऑन इट्स ओन। एक ऐसा इन्वायरमेंट फॉर्म होने लगता है जहाँ पे वो आपका इंटेंशन आप फुलफिल कर सके। द सेकेंड स्टेप इज़ टू सेट द इंटेंशन। सो द सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा कि एक बार आपने अपना स्पेस डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ बैठ के अपना इनर वर्क करने वाला हूँ, देन द सेकेंड स्टेप इज़ टू सेट द इंटेंशन। व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द डे? आज मुझे अपनी कौन से थॉट पे या कौन से मेमोरी पे वर्क करना है। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया था, हम उस चीज़ को फील कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को किसी इंसिडेंट की वजह से एंगर ट्रिगर हो जाता है। So your next intention is to decide which emotion you are working on today is the intention of that inner work. तो उस पर्टिकुलर
डे टाइम में आप किस मेमोरी पे वर्क करने वाले हैं। सो टेक आउट एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर करंट लाइफ और योर पास्ट लाइफ। आप कोई भी एक इमोशन ले सकते हैं, आप कोई भी एक इंसिडेंट ले सकते हैं। उस इंसिडेंट में आपको क्या फील हुआ है। सो अगर आपको गिल्ट फील हुआ है, शेम फील हुआ है, फियर फील हुआ है, क्रिटिसिज्म फील हुआ है, रिजेंटमेंट फील हुआ है, आपको कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके, हमको उस इंसिडेंट पे या उस इवेंट पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस इमोशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। So we have to identify that one emotion that we have to work on in that particular inner work. Step number 3, establish a dialogue. So whenever जब भी कोई inner work करने की कोशिश करते हैं, हमारे खुद के thoughts इतने dominating होते हैं कि we cannot see beyond the reality। जो थॉट्स और इमोशंस की बेसिस पे हमने जो अपने आसपास एक स्टोरी क्रिएट कर ली है, उस स्टोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ राइट क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ डायलॉग। अगर हम किसी भी एक इंसिडेंट को लेके चलते हैं तो हमको हमारे साइड का पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। वी कैन नॉट सी द पर्सपेक्टिव बियॉन्ड आवर ओन इमेजिनेशन एंड दैट इज वाई establishing a dialogue is important. So you have to ask yourself why 5 times. Why I am feeling angry about the situation? What happened in this situation that is making me feel angry? जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे then you will feel like कहाँ से स्टार्ट करें. So always start with the question why I am feeling this in a particular way. So आप उसका क्वेश्चन का आंसर खुद लिखें. So whatever I am thinking right now, मेरे ऑब्जर्वेशन में इसका रीज़न ये है. देन अगेन आस्क योरसेल्फ व्हाई, कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि इस चीज़ का रीज़न ये है. देन अगेन आस्क योरसेल्फ व्हाई. सो व्हेन यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, यू ओपन डिफरेंट लेयर्स. जैसे अनियन होता है ना, उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं. आप एक लेयर निकालते हैं, दूसरा लेयर निकालते हैं. उसी तरीके से इमोशंस के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं. तो एट द फ्रंट एंड सम इमोशन मे लुक लाइक एंगर. आपका कोई इमोशन एंगर की तरह आपको फील होता है, लेकिन जब आप उसकी लेयर्स निकालते हैं तो उसके अंदर गिल्ट निकल के आता है, कभी रिजेंटमेंट निकल के आता है, कभी कोई अनमेट एक्सपेक्टेशन निकल के आती है. सो जो हमारा करंट स्टेट होता है दैट इज़ रैप्ड अप विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ इमोशंस. और उन इमोशंस को एक्सेस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. So when you keep writing and you keep asking yourself why, how, what, when, who, तो ये जब WH क्वेश्चंस का आप आंसर देने लगते हैं ना अपनी लाइफ के सिचुएशंस में, तब आपको सिचुएशन की जो पिक्चर है वो क्लियर नजर आने लगती है. सो द स्टेप नंबर 4 इज रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्डहुड मेमोरीज. सो हम अपनी चाइल्डहुड की बहुत सारी मेमोरीज ऑलरेडी खो चुके होते हैं. हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हमारी लाइफ में कब कैसे हुआ. हम अपनी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स को भूल चुके हैं. एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी वांट टू एक्सेस आवर इनर चाइल्ड, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी रिफ्लेक्ट ऑन दोज फीलिंग्स एंड इमोशंस विच वी कॉन्स्टेंटली यूज टू फील एज अ चाइल्ड. सो आपका एक कॉन्स्टेंट बिहेवियर कैसा था इन योर चाइल्डहुड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ किड यू आर. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई events from your childhood where you used to feel negative emotions. तो अब जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे शेम हुआ, गिल्ट हुआ, रिजेंटमेंट हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, फियर हुआ, ये इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं जो आप कॉन्स्टेंटली अभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उनका रूट कॉज निकालने की कोशिश करेंगे. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इवेंट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड व्हेन यू यूज्ड टू फील दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस. आपको फियर कब कब लगता था? एग्ज़ाम के पहले फियर लगता था या आप कॉन्फिडेंट रहते थे एग्ज़ाम्स को लेके? आपको फियर अपनी लाइफ में किस किस सिचुएशन में फील होता था? आपको गिल्ट कब कब फील होता था? आपको क्रिटिसिज्म कब कब फेस करना पड़ता था? तो ये सब इमोशंस का जो रूट कॉज होता है वो किसी ना किसी इवेंट से लिंक होता है. तो जब हम उस इवेंट के कॉज तक पहुँच जाते हैं देन इट रियली बिकम्स ईजी फॉर अस टू हील दैट काइंड ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स विच आर स्टिल हियर इन आवर अडल्टहुड, जो कि चाइल्डहुड के किसी एक्सपीरियंस का नतीजा है. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी एक्सेस दोज इवेंट्स ऑफ आवर चाइल्डहुड जहाँ पे ये सारे इमोशंस हमने एक्सट्रीम लेवल पे फेस किए हैं. आपकी जो भी डोमिनेटिंग मेमोरीज है जो आपको अभी तक याद है अपनी चाइल्डहुड की,
वो सारी नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास जितनी मेमोरीज होगी, आपके पास उतना एक्सेस रहेगा उन थॉट्स एंड इमोशंस का, और आप उतनी जल्दी अपने रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द फिफ्थ इज टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस एंड बिलीव्स। तो जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं, अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है उनकी बेसिस पे अपनी इमोशंस और थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं, then you will get to know what are your belief systems that you have developed as a child because of those memories and thoughts. तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, वॉट वी बिलीव अबाउट आर सेल्फ, वॉट वी बिलीव अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द पीपल, अबाउट मनी, अबाउट फाइनेंस, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट मैरिजेस, अबाउट आर सेल्फ, हर चीज़ का जो बिलीफ है वो बचपन में फॉर्म किया होता है हमने, एंड दैट इज़ वाई उन बिलीफ सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो फिफ्थ स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या है। स्टेप नंबर 6 इज टू वैलिडेट एंड कंफर्ट योर इनर चाइल्ड। सी, हमारी सोसाइटी में जो फीलिंग्स होती है, स्पेशली जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, जैसे एंगर, जैसे जेलसी, जैसे गिल्ट, जैसे फियर, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डाउन करके देखा जाता है। आपने बचपन में सुना ही होगा अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से कि गुस्सा मत करो, जो बच्चे गुस्सा करते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है। तो जो हमारा सोसाइटल कंडीशनिंग होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है बचपन में, उसके बेसिस पे हम ये जज करने लगते हैं कि कोई भी इमोशन होता है वो इमोशन अच्छा या बुरा होता है, बट देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन द वर्ल्ड, एंड देर इज़ नो गुड और बैड इन द वर्ल्ड। अ फीलिंग इज जस्ट अ फीलिंग। जो भी आप फील करते हैं, जस्ट वैलिडेट इट एंड एक्सेप्ट इट। अगर आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो दैट डजेंट मीन दैट यू आर अ बैड पर्सन। एज अ चाइल्ड हमें ये बहुत बार बताया गया है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, एंड दैट इज़ वाई दिस थिंग हैज़ बीन प्लांटेड इन आवर सबकॉन्शियस दैट जो गुस्सा करता है वो अच्छा नहीं होता है, या गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। बट एंगर इज़ ऑल्सो एन इमोशन, फियर इज़ ऑल्सो एन इमोशन। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो भी फीलिंग्स एंड इमोशंस ही हैं। देर इज़ नथिंग गुड और बैड अबाउट इट। जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हम हर रोज़ फील करते हैं, उन सभी को आप लिखिए कि आपको किस किस सिचुएशन में एंगर फील होता है, आपको किस सिचुएशन में फियर फील होता है, किस सिचुएशन में आपको गिल्ट फील होता है, किस सिचुएशन में आपको शेम फील होता है, किस सिचुएशन में आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जब वो आप सारी सिचुएशंस को लिखेंगे एंड यू वैलिडेट योर इनर चाइल्ड दैट वॉट एवर आई यूज टू फील इन माई पास्ट, इट्स जस्ट अ फीलिंग, वो सिर्फ एक फीलिंग है, एंड देयर इज़ नथिंग गुड और बैड अबाउट एनी पर्टिकुलर फीलिंग। जैसे हैप्पी रहना एक अच्छी बात होती है, जैसे अच्छे या पॉजिटिव इमोशंस को फील करना अच्छी बात होती है, इन द सेम वे नेगेटिव इमोशंस भी अगर आपने फील किया है, तो दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जैसे बुद्धा ने खुद ही कहा है दैट लाइफ इज़ अ सफरिंग, एंड तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट या हैप्पी नहीं रहती है हमेशा। इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, वेदर गुड और बैड, हमारी कोई भी फीलिंग्स हो, अच्छी या बुरी, उनको वैलिडेट करना, उनको एक्सेप्ट करना is really very very important. So in this step what we do is we are validating all of our feelings, good or bad. हम अपनी सारी feelings को own करते हैं. If we are angry at a particular thing or person, we accept it. If we are jealous with someone, with particular people, we accept it. If we fear from different things in life, हम जिस चीज़ से डरते हैं उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। हम जिस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म फेस करते हैं उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। तो जब हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को ओन करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, वैलिडेट करने लगते हैं, then we heal our inner child to such an extent that we no longer need an external validation for our own feelings and emotions. So this is a very crucial step, that we need to validate and accept our feelings as it is. All the feelings, negative, positive, good, bad, all the feelings. Now, the seventh step is to release and heal. So now we have accepted that whatever feelings I have are mine. तो मेरी अच्छी बुरी
गुड बैड जितनी भी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो सब कुछ मेरी है. आई ओन देम and I decide to keep all the good or the positive emotions to myself, and I decide to heal or release all the negative emotions from myself. तो जो भी अच्छी फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको रिलीज कर देना. सो आई ओन ऑल ऑफ माई फीलिंग्स, गुड और बैड. In the seventh step, what we are doing, in the seventh step, we are first accepting all of our feelings, we are validating our feelings, and now we are healing or we are releasing all the feelings which are negative, जो कि हमको अपने लाइफ में नहीं चाहिए. Now, step number 8 is to rewrite your narrative. See, whatever narrative we have given to ourselves, narrative मतलब जो हमने स्टोरी दिया था उस इमोशन को या उस इवेंट को या अपने आप को, तो उस नैरेटिव को चेंज करना. सबसे पहले तो अगर हम अपना कोई भी नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे थे तो अपने आप को बुरा समझ रहे थे. अगर हम एंग्री हो रहे थे तो वी वर फीलिंग बैड अबाउट आवर सेल्फ. नाउ वी हैव वैलिडेटेड आवर फीलिंग्स एंड वी हैव रिलीज्ड आवर फीलिंग्स. नाउ वी कैन change the narrative. We have the right and the power to change every narrative of our life. तो अभी तक हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको एक्सेप्ट करके हमने हील किया. अब हम क्या करेंगे, नैरेटिव चेंज करेंगे. नैरेटिव चेंज करना मतलब स्टोरी चेंज करना. सो फ्रॉम नाउ आई विल टेक माई इमोशंस एंड फीलिंग्स टू बी माइन, whether good or bad, and I change my story from here. सो वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम योर लाइफ, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती है एंड यू वॉन्ट टू रियली चेंज दैट स्टोरी, यू हैव टू राइट इट डाउन नाउ, बिकॉज नाउ यू हैव रिलीज्ड एवरीथिंग एंड यू हैव द पावर टू चूज any story you want to create for yourself. So the eighth step was to change the narrative. Now the step number 9 is to express the gratitude. So in the ninth step, you have to express your gratitude towards your inner child. तो जो आपका इनर चाइल्ड है ना, उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ फेस किया है चाइल्डहुड में, एंड दैट इज़ वाई you have to express your gratitude to that inner child, that you have been there, you have faced a lot of things, but you still stand still. तो आपने इतना कुछ फेस करने के बाद भी आज आप इस लेवल पे पहुँचे हो, आपने इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में, एंड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट, आई रियली वॉन्ट टू पे माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, बिकॉज who I am today is because of that decision of yours in your childhood. Appreciate your inner child's resilience, strength, and the lessons they have taught you. Express your heartfelt gratitude to your inner child because it has been there for you always. And the final step and the 10th step is to reflect and integrate. So take a moment to reflect on your experience. आपने ये inner child healing का जो पूरा process किया, उसके बाद आपको क्या feel हो रहा है. Take a moment to reflect on the experience. आप कैसा feel कर रहे हैं वो उसको express करने के लिए आप 5 मिनट अपने आप को दीजिए. यू राइट इट डाउन वॉट एवर यू हैव फेल्ट. आपको पीस फील हो रहा है, आपको लेस बर्डन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ आपने सिर से उतार के रख दिया है, आपको जॉय फील हो रहा है, आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, आपको एग्जैक्टली कौन सा इमोशन फील हो रहा है, या आप ब्लैंक हो गए हो, यू आर फीलिंग लाइक नथिंग, आप कुछ फील नहीं कर रहे हैं बट यू आर जस्ट एट पीस विथ योर सेल्फ. सो टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट मोमेंट and integrate that blankness, that happiness in your life. See, this is a healing practice. Inner child healing through journaling is a ongoing process. जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपने रूटीन में जब ऐड करेंगे और आप धीरे धीरे जब आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करने लगेंगे, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ वेरी पीसफुल स्टेट. और आपको इनर चाइल्ड हीलिंग का जो ये एक प्रोसेस होता है वो समझ आते जाएगा. सो इस प्रोसेस को पूरी तरह अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब भी आप जर्नल करने बैठें तो आप ये 10 स्टेप्स को जब ध्यान में रखते हुए अगर आप जर्नल करेंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ जर्नलिंग फॉर यू.
तो जर्नलिंग करना इज़ मोर लाइक बिल्डिंग मसल। आप फर्स्ट टाइम जब जिम में जाते हैं तब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपकी किसी पर्टिकुलर मसल पे इफेक्ट आता है, पर जब बार बार आप वो एक्टिविटी करते हैं जिससे आपके मसल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी तरह से जर्नलिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच टेक्स टाइम टू डेवलप। तो ये जो 10 स्टेप है, आप उन 10 स्टेप्स पे ही अपने जर्नलिंग एक्टिविटी को हमेशा करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड a lot of results after you practice journaling for a few days or months। जब भी आप अपने इमोशंस को पहचानना सीख जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज हम अपनी पूरी लाइफ को अपने थॉट्स एंड इमोशंस से ही रन करते हैं। So when we know that what emotions are not serving us anymore, you can decide to heal yourself from that particular emotion। और जब आप अपने इमोशंस को हील करते जाते हैं with the help of journaling, you get connected with your inner child in a better way। So this was the most effective way of doing journaling as an inner child healing process। So this was the most effective technique to heal your inner child through journaling। So that's all for this video, and I'll see you in the next video।